नाम डॉक्टर शेखर केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में पारस हॉस्पिटल पटना में। ओके सर, थैंक यू सर। सर, हम लोग कॉमन अर्ली सिम्टम्स क्या देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर में? ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो अर्ली सिम्टम्स जो होता है वो पेनलेस लंप होता है। तो सबसे पहले जो भी लेडीज़ को ब्रेस्ट ट्यूमर डिटेक्ट होता है वो अनायास ही फील कर लेती है कि वो लंपीनेस ब्रेस्ट में कहीं भी किसी हिस्से में है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जांच करने के लिए ब्रेस्ट का बाहरी भाग, बाहरी और ऊपरी भाग जहाँ पे गांठ मुख्य रूप से पाया जाता है। ज़्यादातर केसेस में इसी हिस्से में ब्रेस्ट में गांठ डेवलप होता है, तो उस गांठ का एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, कलर में कहीं किसी तरह का चेंजेज आ रहा है। अगर ब्रेस्ट के हिस्से में किसी भी हिस्से में कलर का चेंजेज आ रहा है, स्किन के टेक्सचर में चेंजेज आ रहा है, निप्पल का रिट्रैक्शन हो रहा है, किसी ढंग का ब्लड का स्राव हो रहा है उससे, तो वो सारी बातें अर्ली लक्षण में आती है। तो आप अगर अपने ब्रेस्ट के टेक्सचर में, स्किन में किसी ढंग का एबनॉर्मल डिस्चार्ज अगर आप देख रहे हैं उस एरिया से, तो वो मान लें कि वो ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली लक्षण हो सकते हैं। ज़्यादातर ये मिथ है कि कैंसर के में दर्द होगा ही, लेकिन ब्रेस्ट के केस में ऐसा कभी नहीं होता। जब एडवांस स्टेज हो जाता है तभी उसमें दर्द आएगा। जब वो अर्ली स्टेजेस होते हैं तो वह बहुत ही पेनलेस लंप होता है, बहुत ही दर्द रहित लंप होता है। उसको बेहतर रूप से सिर्फ एक ही पल्प ऑफ द फिंगर से एग्जामिन करना होता है। अगर आप पल्प ऑफ द फिंगर से एग्जामिन करें और गांठ उस एरिया में फिल हो तो समझें कि वह लंप है और उस लंप को एग्जामिनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब सर, वो लंप छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं? लंप देखिए, अगर आप अर्ली स्टेज की बात करते हैं तो वो छोटे से ही स्टार्ट होंगे। तो आइडियली लंप फील हो जाना होता है जब 1 सेंटीमीटर के आसपास का लंप अगर डेवलप हो गया है ब्रेस्ट के हिस्से में। इवन उससे छोटा भी कई महिलाएं फील कर लेती हैं, लेकिन लगभग 1 सेंटीमीटर का लंप तो आसानी से फील हो सकता है। तो वह साइज तो छोटे से ही शुरू होता है और वह अचानक वृद्धि नहीं होती। वैसे बहुत ही रेयर ट्यूमर होते हैं जिनको हम इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, वो पूरे ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर लेता है और ट्यूमर लगभग पूरे ब्रेस्ट के हिस्से में होता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर वैरायटी का ट्यूमर होता है। ज़्यादातर ट्यूमर बहुत ही स्मॉल एरिया से स्टार्ट होता है ब्रेस्ट के हिस्से में और वह लंप, गांठ जो है कड़ापन लेकर दिखाई देगा। वह सॉफ्ट नहीं होगा, मुलायम नहीं होगा। अच्छा। वो हार्ड होगा। तो आपको एक बहुत ही पकड़ने का तरीका ये है, अगर सॉफ्ट लंप है बहुत ही, तो आप सोचो कि वो ज़्यादा कैंसर के लिए घातक नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें अगर चेंजेज हो के वो हार्ड हो रहा है, आपको फीलिंग हार्ड हो रही है, तो आप समझ लो कि वो लंप में थोड़ा सा एबनॉर्मल चेंजेज है, उसकी जांच कराना अति आवश्यक है। सर, तो आपके हिसाब से कौन से एज में हमें स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग का जो एज है, अगर आइडियल एज बोला जाए तो 40 वर्ष की उम्र की हर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग के थ्रू गुजरना चाहिए। लेकिन वैसी महिलाएं जिनके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर कभी दिखा है, चाहे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलने का मतलब उनकी मदर को, चाहे उनकी सिस्टर्स को, नानी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो वैसी महिलाओं को 35 वर्ष में भी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है वैसी महिलाएं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें तो वो अपने लंप को आसानी से सही समय पे पकड़ सकते हैं और उनका एग्जामिनेशन से ही ये मालूम चल जाता है ये लंप जो है चेंजेज आ रहा है, तो वो डॉक्टर के पास सही समय पे पहुंच सकती है। और जो दूसरा स्क्रीनिंग का सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो मैमोग्राफी होता है। लेकिन यंगर एज की अगर महिलाएं हैं, 35 वर्ष 30 वर्ष की महिलाएं हैं, तो उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी का भी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। लगभग ज़्यादातर केसेस में स्क्रीनिंग के लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी और मैमोग्राफी दोनों यूज करते हैं। सर, कितना ऑफन ये स्क्रीनिंग महिलाएं करनी चाहिए, मतलब कितना ऑफन होना? क्वेश्चन। देखिए, स्क्रीनिंग जो 40 वर्ष की उम्र में अगर महिलाएं शुरू करती हैं
तो लगभग हमें ये होना चाहिए कि हर 3 वर्ष में, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष कराना बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है। तो लगभग हर 3 वर्ष में उन महिलाओं को स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और अगर इस बीच में आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को रोकना नहीं चाहिए। अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप कर रहे हो तब मैमोग्राफी आप हर 3 साल पे कराइए, और बशर्ते वो प्रीवियस मैमोग्राफी नॉर्मल हो। प्रीवियस मैमोग्राफी में अगर कोई डाउट है देन आपको डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और ईयरली मैमोग्राफी कराना चाहिए। जी सर। सर स्क्रीनिंग के बाद जो डायग्नोसिस का प्रोसेस होता है उसके भी कुछ स्टेजेस होते हैं सर, वो क्या है? अगर स्क्रीनिंग मैमोग्राफी ने हमने कर लिया और कोई डिटेक्ट लीजन दिख रहा है, कोई लंप दिख रहा है, क्योंकि मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर लेता है, ब्रेस्ट के लंप के करैक्टर को, ऐसे करैक्टर को डिटेक्ट कर लेता है कि जो यह साइन कर लेता है कि वह ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो वैसे लीजन से हम लोग सबसे पहला टेस्ट जो होता है, हम लोग एफएनएसी या बायोप्सी करते हैं। तो एफएनएसी या बायोप्सी ही आपको बता सकता है कि उसमें कैंसर है। यह कभी भी मिथ नहीं जाना चाहिए कि एफएनएसी कराने से, चाहे बायोप्सी करने से यह कैंसर फैल सकता है। यह कभी नहीं फैलता, यह कभी भी नहीं फैल सकता है। लेकिन हाँ, आपको यह मालूम चल जाएगा कि यह बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज है कि कैंसरस है। तो बेनाइन ब्रेस्ट अगर डिजीज है तो आपको कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कुछ मेडिकेशन भी डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं और आपको प्रायर प्रिकॉशंस के लिए कुछ बातें भी बता सकते हैं। तो आप उस बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर मेलिग्नेंसी की बात आई, अगर उसमें प्रूफ हो गया कि ये डक्टल कार्सिनोमा, सब डिफरेंट वेराइटीज़ के ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। अगर कुछ में हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा बड़ी सर्जरी करने की। आजकल क्या होता है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी आमतौर से प्रचलित होता है। जितना बड़ा ट्यूमर है उतना ही बड़ा एक्सरसाइज किया जाता है, उसी से थोड़ा 1 सेंटीमीटर मार्जिन लेके एक्सरसाइज किया जाता है। तो उससे क्या होता है, ब्रेस्ट बचा रहता है। और साथ में एक्जिला को पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। जो आपने लक्षण के बारे में भी पूछा, अगर मान लो कि किसी के ब्रेस्ट में अगर लंप, कभी कुछ महिलाएं अपने बगल में के हिस्से में भी गांठ को लेकर प्रेजेंट करती है, तो वह भी प्रायः ब्रेस्ट कैंसर का ही लक्षण है। तो वह भी, क्योंकि ब्रेस्ट एक ऐसा सोर्स है जो एक्जिला में ड्रेन होता है, उसका लिम्फेटिक पाथवे। तो आपको एक्जिला को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सर्जन्स जो भी होते हैं वो यह ध्यान देते हैं कि ब्रेस्ट के लंप के साथ साथ एक्जिला में भी अगर कुछ है तो उसे भी डिसेक्ट करके निकाला जाए और उस लिम्फ नोड को भी एग्जामिन के लिए भेजा जाए। आइडियली ब्रेस्ट कैंसर एक सिस्टेमिक डिजीज है। इसको जो है आप एक तरह के ट्रीटमेंट से इसके पूरे इलाज को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए मेन इम्पोर्टेंट है कि आप एफएनएसी और बायोप्सी कराइए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मैमोग्राफी तो पहले से करा लिया है। और बाकी फिर आपको यह जानना होता है, कभी कभी पेशेंट्स इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह ब्रेस्ट कैंसर जो हमें हुआ है, डायग्नोसिस अगर एक बार बायोप्सी कंफर्म कर देता है तो क्या यह दूसरे ऑर्गन को भी इन्वॉल्व किया है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट टेस्ट हैं, या तो सीटी स्कैन चेस्ट और एब्डोमेन कर सकते हैं, या आज के डेट में होल बॉडी पेट सीटी भी होता है जो ज़्यादातर एडवांस स्टेज में हम लोग करते हैं। तो होल बॉडी पेट सीटी से भी डिसेमिनेटेड मेटास्टेटिक डिजीज, अगर कहीं पे फैला हुआ डिजीज है ब्रेस्ट कैंसर से, तो वो पता चल जाता है। तो आप उस स्टेज वाइज के अनुसार, स्टेज 1, 2, 3 और 4, उसके अनुसार आप अपने ट्रीटमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस करिए, और डायग्नोसिस के बाद उसका स्टेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेजिंग जो है इमेजिंग से ही होता है। तो एक बार बायोप्सी कंफर्म कर दिया, देन इमेजिंग आप करिए। इमेजिंग से कंफर्म होगा कि ब्रेस्ट ट्यूमर का जो है एक्सटेंशन कितना है और वो किस स्टेज में है। सर आजकल ये भी पाया जाता है कि बायोप्सी से लोग डरते हैं, मतलब ये क्यों? देखो, बायोप्सी एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैंसर के लिए। अगर बायोप्सी ना हो तो कोई भी कैंसर डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करेगा, क्योंकि बायोप्सी इज़ द ओनली वे टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। और ये मिथ है
कि अगर हम कैंसर के सेल को टच करते हैं तो निडल से, चाहे किसी फोर्सेप्स से या किसी सीजर से, तो वो हो सकता है फैले। ऐसा नहीं होता है। ऐसा किस केस में होता है? फैलने का नियम कहाँ पे है? फैलने का नियम है कि जब आप किसी एब्डोमेन के अंदर में जब आप सर्जरी करने जाते हैं किसी कैंसर का, और वह क्या किया, आपने सर्जरी करते वक्त आपने पूरे निकाला नहीं, ध्यान नहीं दिया, और वहाँ पे एक कैविटी बनी हुई है, उस कैविटी को पंक्चर हो गया, देन वो फैलने का चांस होता है। बायोप्सी और एफएनएसी के साथ कभी भी स्प्रेड होने का कैंसर नहीं हो सकता है। तो इसलिए बायोप्सी और एफएनएसी इज मैंडेटरी टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑल्सो। और सर डायग्नोसिस जब कंफर्म हो गया किसी को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, देन उसके बाद ट्रीटमेंट्स में क्या? तो सबसे पहले जो मैंने बताया स्टेजिंग, आप अगर स्टेजिंग कर लेते हो तो आपको यह पता चल जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर हम अर्ली स्टेज ट्रीट कर रहे हैं या एडवांस स्टेज ट्रीट कर रहे हैं। तो हमेशा आज ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि चाहे वो लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसका भी इलाज हम लोग ब्रेस्ट बचा के कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कब कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो मेन जो ट्रीटमेंट विधि है, जो 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, और आजकल टारगेटेड थेरेपी जो ब्रेस्ट कैंसर में प्राय यूज होते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो हम लोग शुरू में ही पता कर लेते हैं, इनके बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पे उसमें कुछ रिसेप्टर टेस्टिंग करते हैं। उस रिसेप्टर टेस्टिंग के आधार पर हमें ये पता हो जाता है यह पेशेंट कैसा बिहेव करने वाला है और इसमें कौन सा दवाई एक्शन होने वाला है। तो वो जो दवाई एक्ट करेगा वो हमें पता हो जाता है। तो जब हम उसका ट्रीटमेंट प्लान कर रहे होते हैं तो वो दवाई ज़रूर उसमें इंक्लूड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में कि आप सर्जरी करें कि नहीं करें। अब अगर प्राइमरी स्टेज है, अर्ली स्टेज है, तो उसी समय सर्जरी करके निकाल दिया जाता है उस हिस्से को, और एक्जिला को भी डिसेक्शन करके ग्लैंड निकाल दिया जाता है। अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा ट्यूमर निकला और वह इन्वेसिव निकला, मैंने स्प्रेड करने का टेंडेंसी वाला निकला, उसमें कीमोथेरेपी देना भी मस्ट होता है, और उसके बाद रेडियोथेरेपी का रोल होता है। तो जब तक ये तीनों ट्रीटमेंट हमें नहीं मिलाएंगे तब तक ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कंप्लीट नहीं होता है। प्रायः वैसी लेडी जिनको एक ही ट्रीटमेंट हुआ है तो वह रिकरेंस लेके आएगी ही। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आपको एक स्पेशल सेंटर में जहाँ पे इसका इलाज होता है, उन्हें पता होता है कि हमें इस स्टेज में क्या क्या देना है और कैसे इसको फॉलो करना है। तो स्टेज वाइज ट्रीटमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सर अब कुछ कॉमन डिलेज जो आप बिहार के पेशेंट्स में देखते हैं कैंसर को लेके? देखिए, आजकल जो मीडिया पर्सनल हैं और जो भी प्रिंट मीडिया है, चाहे वो टेली मीडिया है, चाहे वो अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से, मोस्ट ऑफ द आवर पेशेंट्स नो अबाउट द डिजीज। वह ब्रेस्ट पता होता है, कैंसर के अर्ली सिम्टम साइन के बारे में पता होता है। खासकर हमेशा हम बोलते हैं कि ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपके बॉडी में अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है और आपने कुछ छोटा मोटा इलाज कराया अपने क्लिनिशियन से, फिजिशियन से, और वह ठीक नहीं हो रहा हो, तो मान लीजिए कि वह कैंसर भी हो सकता है। तो आपको कैंसर के डॉक्टर से अवश्य परामर्श लेना चाहिए कि क्या यह कैंसर तो नहीं है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने पूछा, डिले जो होता है वो डर के कारण होता है। वो जो अंदर से जो डर आती है कि अगर हमें कैंसर निकल गया तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे क्या हो जाए, मैं और क्या प्लान है। कैंसर एक डेथ सेंटेंस के रूप में लोग मान लेते हैं, कैंसर एक अभिशाप के रूप में मान लेते हैं। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि कैंसर आपको कोई दिया नहीं। ये आपके बॉडी की संरचना ऐसी है, आपके बॉडी का जेनेटिक बिहेवियर ऐसा है, आपके बॉडी में ट्यूमर सप्रेसर जीन और ऑन्कोजीन का एक ऐसा बैलेंस है जो बैलेंस गड़बड़ा गया और वो कैंसर में परिवर्तित हो गया। भले उसके लिए ट्रिगरिंग फैक्टर डिफरेंट है। ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, उस किसी पेशेंट्स के लिए हो जाता है कि टोबैको स्मोकिंग है, किसी के लिए अल्कोहल कंजप्शन है,
किसी के लिए और भी कोई एटसेट्रा अदर फैक्टर्स है जो उसके हैबिचुअल में ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करके ही कैंसर को जन्म देते हैं। तो आपको कभी भी ये नहीं समझना होता है कि ये एक अभिशाप है, डेथ सेंटेंस है, क्योंकि कैंसर के लिए एक लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। अगर आपने उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो कैंसर से निजात पाना सबसे इजी चीज़ है। क्योंकि किडनी डिजीज अगर आप देखो तो वो चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। आप डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज को देखो, जिंदगी भर जूझते रहते हैं, खाते रहते हैं दवाई, फिर भी कभी कभी कंट्रोल नहीं होता, इंसुलिन की सुई पे सुई लिए जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं होता, और डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन इतना होता है, डायलिसिस पे पेशेंट चले जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। तो वैसा तो कम से कम कैंसर नहीं है। कैंसर के बारे में अगर एक व्यक्ति जान जाए कि इसका सिम्टम साइन ये है, इसको हम सही समय पे डिटेक्ट कर लें, तो बहुत सारा विधि हो गया है, ट्रीटमेंट हो गया है कि उससे क्योर हो जाता है, कंप्लीट क्योर, 100% क्योर। हाँ, अगर आपने लेट कर दिया पहुंचने में, इग्नोर कर दिया, डर के कारण हो, चाहे जैसे भी हो, आप एडवांस स्टेज में पहुंच रहे हो, तो हो सकता है कि वह आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप कितना जल्दी उसे डिटेक्ट कर ले रहे हो और कितने जल्दी उसके सिम्टम्स को पहचान के सही स्क्रीनिंग करा के और उसका ट्रीटमेंट सही जगह से करा रहे हो। सर कोई एक चीज़ जो हर केयर गिवर को समझना चाहिए? हर केयर वर्कर, केयर गिवर, यस। देखिए, वेरी एसेंशियल कि हर पेशेंट को, पेशेंट के साथ साथ आपको उसके फैमिली को भी लेके चलना होता है। कैंसर पेशेंट जो होता है वास्तव में वह टूट चुका होता है। अगर मान लो एडवांस स्टेज का पेशेंट हो और उसे मालूम चलता है जब उसे एडवांस में कैंसर मेरा एडवांस स्टेज में पहुंचा, तब उसमें बहुत दिक्कत आती है। और ख़ासकर उनके लिए हमें हर तरह से सोचना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट सोच ये होता है कि आप कैसे उनके फाइनेंसेस को भी अरेंज कर पाओ, क्योंकि आजकल कैंसर के लिए बहुत सारे फंड आ गए। आयुष्मान भारत के बारे में उन्हें बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कैंसर के इलाज में फाइनेंसेस। उस फाइनेंसेस की अगर व्यवस्था हो जाए उसके लिए, तो वो शायद बहुत बड़ा उसका दुख को दूर कर सकते हैं। तो आयुष्मान भारत के बारे में बताइए, मुख्यमंत्री सहायता कोष के बारे में बताइए, बीपीएल के बारे में बताइए। तो ये सारे फंड्स आने के बाद आप कैंसर का इलाज सही रूप से कर सकते हैं। और साथ साथ पेशेंट के साथ साथ रिलेटिव्स को भी बताना बहुत ज़रूरी होता है कि कैंसर इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। ये फैलता नहीं है। ये बहुत सारे मरीज हमारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो दूर दराज गांव देहात से आए हुए होते हैं, तो उन्हें ये पता नहीं, अरे मेरे को भी कैंसर हो जाएगा। ये टाउन की भी बात है कि वो रिलेटिव दूर भागने लगते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। कैंसर हमेशा बॉडी में ही पैदा होता है और बॉडी के लिए ही डिस्ट्रॉय होता है। यह कभी भी किसी दूसरे को नुकसान नहीं कर सकता है। तो केयर गिवर्स को ये बातें ज़रूर सोचनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी कैंसर मरीज का इलाज अछूता वो ना रहे, उसका इलाज प्रॉपर हो और उसके इलाज उसको कोशिश करें कि उनको सही चीज़ बताकर और सही इलाज करें। सर और कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज कुछ नहीं है, जैसा आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही लीडिंग कैंसर है। बस इतना ही कहना है कि आज यूएस में, अमेरिका में अगर बोला जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस इतना ज़्यादा कॉमन है कि हर 5 में से 1 लेडी को ब्रेस्ट कैंसर वहाँ होना है, ब्रेस्ट ट्यूमर होना है। लेकिन उसने अपने स्क्रीनिंग प्रोग्राम को इतना डेवलप कर लिया, अपने ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट को इतना डेवलप कर लिया है कि वहाँ पे मोर्टिलिटी रेट, जो मोर्टिलिटी मतलब उस कैंसर से मरने वाले की संख्या 0.001% है। तो मतलब 1000 अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो 1 लेडी की डेथ होती है। तो कहने का मतलब, तो आप जागरूक होइए और ऐसे कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करिए, क्योंकि आपको अपने बॉडी के बारे में सबसे अच्छे रूप से पता है और आप ही उसको इग्नोर करोगे तो आप ही उसके कल्प्रिट हो, दुश्मन होगे। तो आपको यह पता है, तो आप कोई भी सिम्टम्स जो एबनॉर्मल हो रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर ना करें
अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा हो, चाहे वो कफ हो, चाहे वो स्वेलिंग हो, चाहे वो किसी भी ढंग का डिस्टर्बेंसेस हो, ब्लैडर डिस्टर्बेंसेस हो, बॉयल डिस्टर्बेंसेस हो, तो सारे चीज़ों को आपको देखना है कि यह 6 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, तो आप ज़रूर एक आवश्यक चेकअप कराएं और उसको कोशिश करें कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें और ट्रीटमेंट सही जगह पे कराएं। तो शायद कैंसर इज नॉट ए इनक्योरेबल डिजीज, कैंसर इज ए क्योरेबल डिजीज। You can fight with the cancer. Thank you, Okay, sir. thank you. Thank you, sir.